हाय एवरीवन, मेरा नाम ऋषभ है और आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं एंजल वन के बारे में, क्योंकि क्वार्टर वन के रिजल्ट्स अभी हाल फिलहाल बात कर रहा हूं, बिल्कुल 1 घंटे पहले अनाउंस कर दिए कंपनी ने। और अगर हम लोग बात करें तो बहुत फेमस स्टॉक ब्रोकर है, लेकिन इसके बावजूद आज इस स्टॉक में पाएंगे आप तो लगभग 1.57% की तेजी थी, जिससे मुझे पर्सनली लग रहा था कि आज रिजल्ट आने वाले हैं, तो मतलब रिजल्ट्स बेहतर आने की उम्मीद मुझे पर्सनली लग रही थी। लेकिन हुआ क्या है, हुआ है उसका जस्ट अपोजिट्स। अब रिजल्ट्स बेहतर आने की उम्मीद थी पर हुआ नहीं ऐसा, तो क्या हुआ है वो जान लेते हैं कि क्वार्टर वन रिजल्ट्स कंपनी ने अनाउंस कर दिए, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। अब कल आपको एक बहुत बड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है इस स्टॉक के ऊपर। एंजल वन वैसे भी आपको पता है कि बहुत जो भी ब्रोकरेज वाले स्टॉक्स हैं, चाहे वो बीएसई हो, इनफैक्ट आप कह सकते हैं कि वो ब्रोकर नहीं है, लेकिन फिर भी बीएसई भी बहुत ज्यादा, और एंजल वन आप देखेंगे जितने भी स्टॉक्स है ना इस टाइप के, इस कैटेगरी के, सीडीएसएल टाइप के, वो बहुत तेज भागते हैं और बहुत तेज गिरते हैं। ये चीजें इनमें बहुत ज्यादा चलती रहती है, इस वजह से आप पाएंगे कल एक बहुत बड़ा एक्शन मार्केट में आपको देखने को मिल सकता है, और इस स्टॉक में तो आपको 100% देखने को मिलने वाला है। तो चलिए फटाफट से जान लेते हैं क्वार्टर वन के रिजल्ट्स FY26 के एंजल वन के, जो कि हम लोग जानने के लिए यहां पर जमा हुए हैं। तो चलिए फटाफट से बात करते हैं रेवेन्यू की। रेवेन्यू आप पाएंगे तो ऑलमोस्ट आप पाएंगे 3-4 क्वार्टर से ऑलरेडी रेवेन्यू घटता हुआ ही नजर आ रहा था, लगातार घटता जा रहा था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि इन्होंने क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर रेवेन्यू में जंप पाया है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पर रेवेन्यू में डिप है, जो कि बहुत बड़ा डिप है। इनफैक्ट अगर हम ईयरली बेसिस पर देखेंगे, अगर ईयरली बेसिस पर कंपैरिजन करने की कोशिश करेंगे पिछले जून के क्वार्टर से, तो आप पाएंगे कि रिजल्ट्स बिल्कुल तबाही है, घटिया है, बहुत बुरे। सीधी सी बात मैं ये कह सकता हूं आपको। अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू पहुंच चुका है इनका 1140 करोड़ पर। इस बार का जो इनका क्वार्टर वन रिजल्ट्स आया, 1140 करोड़ का रेवेन्यू इन्होंने जनरेट किया है। सीधी सी बात है, जो कि आप पा रहे होंगे, देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर भी, कि ईयरली बेसिस पर बहुत बड़ा मार्जिनल डिफरेंस आया है, जिसकी वजह से हो सकता है कि कल कुछ बहुत धूम धड़ाका आपको देखने को मिले। अब अगर हम लोग बात करते हैं प्रॉफिट की, जो कि प्रॉफिट लगातार, इनका प्रॉफिट भी लगातार घटता जा रहा था, और खास बात तो यह है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर आप देखेंगे या फिर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखेंगे, प्रॉफिट में अभी भी डिक्रीमेंट है। और अगर प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट निकल कर आया है 114.4 करोड़, सिर्फ और सिर्फ 114 करोड़ का प्रॉफिट आया है, जो कि क्वार्टरली बेसिस पर भी कम है और ईयरली बेसिस पर भी कम है। इसका सीधा साधा सा मतलब आप समझ पा रहे होंगे कि बहुत बड़ा इंपैक्ट आपको कल देखने को मिल सकता है, छोटा मोटा इंपैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर हम पाएंगे प्रीवियस ईयर का इसका प्रॉफिट कितना था, तो वो था 293 करोड़, जबकि इसका प्रीवियस क्वार्टर का जो हमारे प्रॉफिट था वो था 175 करोड़ रुपीस का। तो बहुत बड़ा डिफरेंस है, मेरे हिसाब से बहुत बड़ा मार्जिनल डिफरेंस है। और प्रॉफिट सबसे ज्यादा इंपैक्ट करता है स्टॉक प्राइस को, ये हम सब बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, क्योंकि प्रॉफिट में आप पाएंगे कि मेन चीज जो है वो प्रॉफिट है। अगर प्रॉफिट में जंप आ जाता, भले रेवेन्यू 19-20 होता, तो खास इंपैक्ट नहीं पड़ता, इनफैक्ट पॉजिटिविटी भी आ सकती थी स्टॉक में। लेकिन क्योंकि प्रॉफिट बहुत तेजी से डिक्रीज होता हुआ आ रहा है, इनफैक्ट अगर आप ना, तो इसका प्रॉफिट ऑलमोस्ट जीरो की तरफ बढ़ रहा है, धीरे धीरे करके जीरो हो जाएगा क्या। इनफैक्ट आप कह सकते हैं कि अगर कभी आगे आने वाले समय में, आगे आने वाले फ्यूचर में अगर इसका जो प्रॉफिट है वो लॉस में बदल गया, तो और बड़ी चीज है। अब आप कहेंगे कि कैसे लॉस हो सकता है, ब्रोकर तो कभी लॉस नहीं खाता। लॉस खाता है ब्रोकर, क्योंकि ब्रोकर को काफी सारे अपने, मतलब आप मान लीजिए कि प्रमोशनल वीडियोस बनाने होते हैं, बहुत सारी चीजें और भी करनी होती है, खर्चा बहुत होता है उनका अलग से। ऐसा मत सोचिए कि ब्रोकरेज तो हमें देनी पड़ेगी बाइसेल में, वो तो हमें देनी पड़ेगी, लेकिन उनका जो खर्चा है वो और भी बहुत ज्यादा होता है, तो बाहर से अलग खर्चा करना पड़ता है उनको, जिसकी वजह से एंजल वन का सबसे बड़ा इंपैक्ट तो ये कि आप पाएंगे कि इनके प्रमोशंस बहुत जबरदस्त होते हैं। प्रमोशन पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं लोग, मुझे नहीं पता पर्सनली क्यों कर रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं, जिसका फायदा भी नहीं इन फ्यूचर मिल सकता है। लेकिन अगर नहीं मिला फायदा तो बहुत बड़ा लॉस भी झेलना पड़ सकता है। खैर, हम लोग आगे बात कर लेते हैं कि प्रॉफिट और रेवेन्यू की हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं। हम बात करेंगे एबिटा की, तो एबिटा भी इनका घटकर 274.10 करोड़ हो चुका है, जबकि इसके प्रीवियस ईयर की हम लोग बात करें तो 469.9 करोड़ था, यानी कि एबिटा पर भी बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ा है, जिसकी वजह से आप पाएंगे एबिटा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए मेरे हिसाब से, एबिटा को मेंटेन करना चाहिए था, लेकिन नहीं किया है। बहुत बुरी तरीके से एबिटा में भी डिफरेंस आया है। और अगर इसके मार्जिन्स की बात करें, जो कि पहले हुआ करते थे 33.44% के, वो मार्जिन्स घटकर इसके पहुंच चुके हैं 24.04% के। मार्जिन्स भी घट रहे हैं, एबिटा भी घट रहा है, रेवेन्यू भी घट रहा है, प्रॉफिट भी घट रहा है। अब इससे बुरे रिजल्ट्स क्या हो सकते हैं, मुझे पर्सनली लगता है कि इससे बुरे रिजल्ट्स आ सकते हैं। एंजल वन ने सबसे बुरे रिजल्ट्स अब तक के शो किए हैं, जिसकी वजह से आपको स्टॉक पर भरपूर एक्शन कल देखने को मिलने वाला है। जो भी इन्वेस्टर है, जो बाई सेल करना चाहते थे, जो भी करना चाहते थे, कल बहुत बड़ा एक्शन देखने को मिलेगा उन सभी को। तो एंजल वन से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, जो अपनी वॉच लिस्ट में रखते हैं, जो भी चीजें रखते हैं, वो कल एंजल वन में भरपूर एक्शन देख सकते हैं। अब अगर हम लोग बात करें ओवरऑल रिजल्ट्स की, तो ओवरऑल रिजल्ट्स तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि मुझे पर्सनली लग रहा है कि खराब है, बहुत खराब रिजल्ट्स है ओवरऑल अगर हम बात करें तो, क्योंकि कुछ भी अच्छा नहीं होता हुआ नजर आ रहा है। ना रेवेन्यू बढ़ रहा है, ना एबिटा बढ़ रहा है, ना प्रॉफिट बढ़ रहा है, मार्जिन नहीं बढ़ रहा है, सब कुछ घटता हुआ नजर आ रहा है। बहुत डिक्रीमेंट है स्टॉक में, और खास चीज इसके रिजल्ट्स में बहुत बड़ा डिक्रीमेंट है। और कल
आपको स्टॉक प्राइस में डिक्रीमेंट देखने को मिलने वाला है, ऐसा मुझे पर्सनली लगता है। चलिए बात कर लेते हैं कि स्टॉक में पॉजिटिविटी क्या। पॉजिटिविटी पर्सनली मुझे ज्यादा कुछ खास दिख नहीं रही है, और जो ऑलरेडी था जो पॉजिटिव हो सकता था इसके लिए डिविडेंड वो ऑलरेडी दे चुके हैं, क्योंकि डिविडेंड जब डेट अनाउंस करते हैं, डिविडेंड अनाउंस करती है कोई कंपनी, तो उसमें फिर बायर्स आने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि उन्हें डिविडेंड मिल जाए, तो खरीदारी करते हैं वो लोग ताकि उन्हें डिविडेंड मिल सके। पर ऐसा कुछ है नहीं, डिविडेंड ऑलरेडी दे चुकी है कंपनी, तो इसका मतलब है कि निगेटिविटी से भरपूर रहेगा। बायर्स आने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि कुछ ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी दिख नहीं रहा है कि जिसकी वजह से बायर्स इसकी तरफ अट्रैक्ट हो सके। ठीक, अब बायर्स आएंगे लेकिन सेलर्स भरपूर आएंगे, सेलर्स जम के आएंगे, क्योंकि बड़े इन्वेस्टर तो पक्का सेल करने वाले हैं, क्योंकि बहुत बुरी तरीके से क्वार्टर वन के रिजल्ट्स पिटे हैं। इनफैक्ट रिटेल इन्वेस्टर बाय कर सकता है, लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि दूर रहना थोड़ा सा, क्योंकि कल बहुत बड़े मार्जिन में आपको सेलिंग, हैवी सेलिंग देखने को मिलेगी, और इस प्राइस पर मुझे नहीं लगता पर्सनली कि ये वर्थ है। इतने खराब रिजल्ट शो करने के बाद तो इस प्राइस पर कहीं से एंजल वन वर्थ नहीं नजर आता, मुझे पर्सनली लेने लायक तो नहीं नजर आता है। अब इसके फ्यूचर आउटलुक की बात कर लेते हैं। ठीक है, फ्यूचर आउटलुक की बात करें तो पर्सनली मुझे लगता है कि अभी हाल फिलहाल स्टॉक मार्केट में जो क्रेज बढ़ रहा है इंडिया के अंदर, उसके साथ डीमैट अकाउंट में भी 18-20 करोड़ समथिंग है, 7-25 करोड़ में भी मैक्स टू मैक्स, जिसमें से बहुत ज्यादा एक्टिव कमी होंगे। तो इसमें मुझे लगता है कि पर्सनली कि डीमैट अकाउंट्स बढ़ेंगे, यानी कि जिस तरीके से, जिस हिसाब से स्टॉक मार्केट क्रेज इंडिया में बढ़ रहा है, तो पर्सनली इसको फायदा होते हुए दिख सकता है आपको फ्यूचर में, फ्यूचर आउटलुक में। लेकिन अगर आप इसका लॉन्ग ओवरव्यू उठाकर देखेंगे तो आप पाएंगे कि फ्यूचर आउटलुक में इसका कुछ खास नजर नहीं आता। क्यों नजर नहीं आता? क्योंकि इसका जो सेक्टर है वो ब्रोकरेज सेक्टर है, और जिस सेक्टर में अंबानी जी भी एंट्री कर चुके हैं। ऑलरेडी आपको पता है कि अभी आए नहीं है, लेकिन सब कुछ मंजूरी पूरी मिल चुकी है, सब कुछ है, कभी भी एंट्री मारने वाले हैं। और जिस सेक्टर में अंबानी जी एंट्री करते हैं, आप सबको पता है कि उनके कॉम्पिटिटर्स का क्या हाल होता है। सीधी सी बात है, बहुत तबाही मचा चुके हैं। टेलीकॉम सेक्टर में भी, कैंपा कोला यानी कि ब्रेवरेज में, सॉफ्ट ड्रिंक में तबाही मचा चुके हैं। हर जगह जहां भी एंट्री मारते हैं उस सेक्टर में तबाही मची जाती है, ऑलमोस्ट ऑलरेडी हमेशा ऐसा होता है। तो अब आप पाएंगे कि जब अंबानी जी ने अभी एंट्री ली नहीं है सही से ब्रोकरेज सेक्टर में, ब्रोकरेज बिजनेस में, तब ये हाल है एंजल वन के रिजल्ट्स का। यानी कि अगर अंबानी जी आते हैं और कुछ भी अपना, मुझे नहीं पता पर्सनली, प्राइसिंग स्ट्रेटजी लगाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आप देख पा रहे हैं कि इसका कंपटीशन कितना टफ है। ऑलरेडी टफ है इसमें कंपटीशन, जीरोधा ग्रो, काफी सारे कंपटीटर्स इसके ऑलरेडी अवेलेबल है मार्केट में, जो कि बहुत तगड़ा कंपटीशन दे रहे हैं इसको। और आगे आने वाले समय में, क्योंकि अंबानी जी भी इसमें एंट्री लेने वाले, तो कंपटीशन बहुत तगड़ा सा बढ़ने वाला है। और ऑलरेडी अगर रिजल्ट्स डाउन है तो रिजल्ट्स बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी आपको अगर लग रहा है आगे आने वाले समय में ऐसा होने वाला है, तो मुझे पर्सनली नहीं लगता। तो मुझे इसका फ्यूचर आउटलुक बहुत खतरे में नजर आ रहा है, मतलब फ्यूचर इसका बहुत बेहतरीन नजर नहीं आ रहा है। और अच्छी चीज मैं आपको बता चुका हूं कि हो सकता है अगर इंडिया में शेयर मार्केट का क्रेज बढ़ता है, तो देखिए डीमैट अकाउंट बढ़ेंगे, इन्वेस्टर्स बढ़ेंगे, तो एंजल वन को भी कंपैरेटिवली मार्जिन मिल सकता है थोड़ा बहुत। लेकिन मुझे पर्सनली लग रहा है यहां से एंजल वन का डिक्रीमेंट शुरू होने वाला है, बुरा टाइम शुरू होने वाला है, क्योंकि ये कॉम्पिटिट नहीं करने वाला, नहीं कर पाएगा कॉम्पिटिट, ऐसा मुझे पर्सनल लगता है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। बाकी आप लोगों को क्या लगता है एंजल वन की स्टॉक के बारे में? स्टॉक के बारे में पर्सनल ब्रोकर्स की बात नहीं कर रहा हूं, एंजल वन स्टॉक यूज करते हैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं एंजल वन स्टॉक के इन्वेस्टर्स हैं, जिन्होंने ये स्टॉक ले रखा है, उनको क्या लगता है, उनका पर्सनल ओपिनियन क्या है, मैं उसको जरूर से जरूर जानना चाहूंगा आपका कमेंट बॉक्स में। तो मुझे जरूर से कमेंट बॉक्स में अपना पर्सनल ओपिनियन, आप एंजल वन के बारे में क्या लगता है, आपको क्या सोचते हैं, वो जरूर से जरूर शेयर करिएगा। बाकी मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं, तो मेरी आपको राय मानने की, मेरी बात मानने की जरूरत नहीं है सच। और अगर आप एंजल वन स्टॉक में, किसी भी स्टॉक में पर्टिकुलरली मेरे द्वारा बताए हुए, अगर आप बाय सेल की कॉल ले रहे हैं, तो अपने एनालिसिस के बेसिस पर लीजिएगा फाइनल कॉल, या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ कर लीजिएगा। लेकिन अगर आप मेरा पर्सनल ओपिनियन जानना चाहते हैं, तो मैं बता देता हूं अपना पर्सनल ओपिनियन, सिर्फ और सिर्फ पर्सनल ओपिनियन सुनिएगा, कि मुझे पर्सनली लगता है कि आपको स्टॉक में सेलिंग करनी चाहिए। पर्सनली लग रहा है सेलिंग करनी चाहिए। क्यों लग रहा है उसका भी रीजन बता देता हूं, ताकि आपका इसमें लॉस ना हो सकता है कल ही 5-6% गिर जाए, अब आप हो सकता है 2000 के नीचे पहुंच जाए स्टॉक। तो पर्सनली मुझे लग रहा है कि आपका इस स्टॉक में लॉस ना हो, इसकी वजह से आपको सेलिंग करनी चाहिए, क्योंकि लगातार अच्छे रिजल्ट्स नहीं शो कर पा रहा है। अगर अच्छे रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं किसी स्टॉक में, तो उसको लेने का कोई मतलब नहीं बनता। पर्सनली मुझे ऐसा लगता है स्टॉक मार्केट के अंदर। बाकी आपको क्या लगता है, आपको कमेंट बॉक्स में ऑलरेडी बता दिया है। अब आपको एक काम करना है, फ्री का काम करना है, बिल्कुल उसमें कोई पैसा ऐसा नहीं लग रहा है। तो फ्री का काम करना है, इस वीडियो को आपको लाइक कर देना है, फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको तो पता है अच्छे से। तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो वीडियो को लाइक बटन नीचे आ रहा होगा, उसको दबाकर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ताकि मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन और सपोर्ट मिल जाए, क्योंकि आपके लाइक से मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन और सपोर्ट मिलता है। और फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो लाइक बटन नीचे आ रहा होगा, उसको दबाकर वीडियो को लाइक कर दीजिए। क्या जा रहा है आपका, साथ साथ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको रेगुलर बेसिस पर शेयर मार्केट से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहे, ऐसे वीडियोस मिलते रहे, रेगुलर बेसिस पर आईपीओ एनालिसिस, स्टॉक स्पेसिफिक एनालिसिस, सारे चीजें करके आपके लिए वीडियो बनाकर लेकर आता हूं। तो अगर आप रेगुलर बेसिस पर मेरे द्वारा शेयर मार्केट से रिलेटेड वीडियोस चाहते हैं, तो नीचे से सब्सक्राइब बटन आ रहा होगा, उसको दबाकर मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को अपनी सेहत का ख्याल रखना है, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, नमस्कार, धन्यवाद।